एक दिन एक व्यक्ति अपना रिक्शा लेकर एक गांव में गलियों में कबाड़ा खरीदने के लिए इधर उधर घूम रहा था और घूमते घूमते वह एक बड़े से मकान के सामने पहुंच जाता है। वहां पर जैसे ही वह आवाज लगाता है तो घर के अंदर से एक 8 साल का बच्चा निकलता है और निकलने के बाद उसे कहने लगता है, क्या तुम हमारे दादाजी को अपने साथ ले जा सकते हो। इस बात को जैसे ही कबाड़ी वाला सुनता है तो इस बात को मजाक में लेता है और उसे बच्चे से कह देता है कि हाँ बेटा, अगर तुम अपने दादाजी को बेचना चाहते हो तो मैं उन्हें भी अपने साथ ले जा सकता हूँ खरीद कर। अब ये बात जैसे ही उस बच्चे के पिता को सुनाई देती है तो वो एकदम से बाहर आता है और आने के बाद कहने लगता है, क्या सच में तुम मेरे पिता को अपने साथ खरीद कर ले जा सकते हो। तो उसके बाद जो कबाड़ी वाला होता है वह थोड़ा सा आश्चर्य में पड़ जाता है कि यह कैसा बेटा है जो अपने ही पिता को कबाड़ी वाले को बेचना चाहता है। थोड़ी देर बाद सोचने के बाद वह उसको जवाब देता है, कहता है कि हाँ भाई, अगर तुम अपने पिता को बेचना चाहते हो तो मैं तुम्हारे पिता को खरीद लूंगा। दोस्तों, कौन था वह कबाड़ी वाला जो उसके पिता को खरीदने के लिए तैयार हो गया था, और उन बच्चों ने अपने पिता को बेचने का मन क्यों बना लिया था। पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज्यादा बढ़ता रहे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी ऐसे ही रोज रोज मैं आप लोगों को हमेशा सुनाती रहूं। दोस्तों, एक गांव के अंदर एक बलराम नाम का व्यक्ति रहा करता है। बलराम, जिसके पास काफी ज्यादा पुश्तैनी जमीन है और साथ में अच्छा खासा पैसा कमाया करता है। उसकी शादी हो चुकी है और एक बड़े से घर के अंदर वह अपनी पत्नी के साथ रहा करता है। जो बलराम होता है वह दूसरों की मदद किया करता है और मदद करने में ज्यादा विश्वास रखा करता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ उसकी 4 बच्चे होते हैं और 4 बच्चों के बाद वह उनका अच्छी तरह से भरण पोषण करता है, अच्छी तरह से उनको पढ़ाता लिखाता है और बड़े करता है। वह अपने बच्चों की शादी कर देता है और शादी करने के बाद उसके बच्चे इस घर के अंदर रहने लगते हैं। अब घर के अंदर काफी ज्यादा सदस्य हो गए थे। पहले तो वो दोनों पति पत्नी ही रहा करते थे, लेकिन अब उनके 4 बच्चे हैं और चारों की पत्नियां हैं, तो घर के अंदर 8 सदस्य और बढ़ गए हैं। तो परिवार बड़ा ही खुशनुमा है। बलराम के घर में अच्छी तरह से चला करती है। जब वह घर के अंदर आ जाया करता है तो घर के सभी सदस्य चुपचाप घर के अंदर रहने लगते हैं, यानी कि फिलहाल बलराम के घर के अंदर टूटी बोला करती है। धीरे धीरे समय बीता और समय के साथ साथ जो बलराम की पत्नी होती है उसकी मौत हो जाती है। घर के अंदर बलराम अकेला रह गया था, पूरी तरह से बच्चों के ऊपर डिपेंड हो गया था और इसी तरह से समय बीत रहा था। तो वह सोचता है कि अपने जीते जी अपने बच्चों के नाम पूरी प्रॉपर्टी को करवा देता हूँ, वरना मेरे मरने के बाद में कहाँ ये लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहेंगे। इस बात को सोचकर वह एक दिन अपने सारे बेटों को अपने पास बुलाता है और बुलाने के बाद कहने लगता है कि बेटा, जितने भी खेत मेरे नाम है मैं उन सभी खेतों को तुम्हारा नाम करना चाहता हूँ। अभी तक बलराम का अच्छी तरह से ख्याल रखा जाता था बेटों के जरिए और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। इसके बाद बेटे भी इस बात के लिए एग्री कर देते हैं, कहते हैं कि ठीक है पिताजी, अगर आप ऐसा ही चाहते हो तो आप ऐसा ही कर दीजिए। उसके बाद जो बलराम होता है और दूसरे दिन अपने बेटों के साथ तहसील के अंदर जाता है और सभी बेटों में अपनी पुश्तैनी जमीन को इधर उधर बांट देता है। अब खेत तो
बच्चों के नाम हो गए थे लेकिन घर और गांव की जमीन थी। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ उसके चारों बच्चे उसकी अच्छी तरह से सेवा किया करते हैं, उसको अच्छी तरह से खिलाते हैं पिलाते हैं, अच्छी तरह उनको अच्छे डॉक्टर के पास ले जाकर अच्छे से उनका ट्रीटमेंट कराया करते। लेकिन दोस्तों, उसके बच्चों के दिमाग में एक बात घूम रही थी, वह उस जमीन को भी अपने नाम करना चाहते थे, लेकिन उन चारों बेटों में से कोई भी इस बात को अपने पिता से कहने की हिम्मत नहीं उठा पाता है, क्योंकि बलराम एक अलग ही मिजाज का बंदा था और वह किसी की भी ज्यादा बात सहन नहीं कर पाता था। लेकिन वह कहते हैं ना कि जब कोई बात जन्म ले लेती है तो कभी ना कभी उसे व्यक्ति के सामने पहुंच ही जाती है। ऐसा ही कुछ बलराम के साथ होता है। एक दिन बलराम जी बाहर हाल में बैठे हुए थे तो उसके बेटे कमरे के अंदर एक दूसरे से इस बात को शेयर कर रहे थे, कह रहे थे कि अच्छा होगा अगर पिताजी हमारे नाम इस जमीन को भी करवा दे, वरना उनके बाद हम कहां कहां चक्कर लगाते रहेंगे। यही सब सोच कर बलराम अपने बेटों को बाहर बुलाते हैं, कहते हैं कि बेटा तुम सही कह रहे थे, इस जमीन को भी मैं तुम्हारे नाम कर देता हूँ, वरना मेरी मरती के दिन है और वैसे भी अब मेरे पोते पोती हो गए हैं तो मुझे इस जमीन का करना ही क्या है, आज नहीं तो कल ये तुम्हारा नाम ही हो जानी है, तो मैं इसको अपने जीते जी ही तुम्हारा नाम करवा देता हूँ। तो उनके बेटे एकदम से खुश हो जाते हैं और इस बात के लिए सभी एग्री हो जाते हैं। वह अब उसे जमीन को, जो उसकी गांव की जमीन थी, और इस घर को, जिस घर के अंदर वो रहा करते थे, वह सारी जमीन को अपने बेटों के नाम बराबर बराबर कर देते हैं। लेकिन तभी बलराम की जिंदगी में मुसीबतें आने लगती है। जैसे ही जमीन अब बेटों के नाम हो गई थी तो बलराम की वैल्यू उनकी निगाह में घट जाती है। अब जो बलराम होता है उसको घर के अंदर ज्यादा इज्जत नहीं दी जाती है और न ही उससे उसका कोई भी बेटा डर करता है, क्योंकि अब तक जब तक उसके नाम जमीन थी तो उन्हें डर लगा करता था, लेकिन अब पूरी की पूरी जमीन उनके नाम आ चुकी है। अब उसे बुरा तो बड़ा ही लगता है, लेकिन अब वह अपने बच्चों से कुछ कह भी नहीं सकता था और उसे घर के अंदर वह ऐसे ही अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था। कभी कभी वह अपनी पत्नी के बारे में सोचा करता है और सोचता है कि तू तो पहले ही इस दुनिया से चली गई, लेकिन मेरी जिंदगी बद से बदतर हो गई है। इसके बाद धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है और कुछ समय बाद एक दिन उसका बेटा उसके पास से निकल रहा था। वह अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मेरे पैरों में थोड़ा सा दर्द है, मेरे पैरों को दबा दो। लेकिन उसका बेटा उसे मना कर देता है कि मुझे और भी बहुत सारे काम है, बस तेरा ही काम थोड़ी है। इस बात को कहकर बेटा वहां से चला जाता है। लेकिन यह बात बलराम जी के दिल को लग गई थी और उनकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। लेकिन बेटा उन आंसुओं को देखते हुए वहां से निकल जाता है और बिल्कुल भी अपने पिता की तरफ ध्यान नहीं देता है। वह अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा, मुझे नहाए हुए 8-10 दिन हो गए हैं, तो तुम मुझे अच्छी तरह से नहला दो, क्योंकि अब मेरे हाथ पैर अच्छी तरह से काम नहीं करते। लेकिन उसका बेटा भी उसे मना कर देता है। अब इन सभी बातों से बलराम बहुत ज्यादा दुखी होता है और भगवान से दुआ करने लगता है कि वह जल्द से जल्द उसके टाइम को पूरा कर दे और उसे अपने पास बुला ले। धीरे धीरे समय बीता और समय के साथ साथ उसके चारों बेटे और चारों बहू ने बैठकर आपस में बातें किया करती थी कि यह बुढ़ा कब जाएगा, हमारी जान से इसने तो हमारा जीना हराम कर रखा है। क्योंकि वह बूढ़ा हो चुका था और बुढ़ा होने के बाद बार बार उसको खांसी आया करती और उन लोगों को उसे खाना भी देना पड़ा करता था। इसी बात से परेशान होकर सभी लोग बलराम जी से नफरत करने लगते हैं। वो खाट के ऊपर मात्र ऐसे ही पड़े
रहा करते और कोई भी बच्चा उनके पास बैठकर कोई भी बात ही नहीं किया करता। अब वो कभी कभी बच्चों को अपने पास बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बेटे की बहू है उनको रोक लिया करती हैं और कहती है कि दादाजी को बीमारी है, अगर तुम लोग उसके पास जाओगे तो तुम्हें भी बीमारी लग जाएगी। इसके बाद उसके बच्चों के बच्चे भी उससे दूर रहने लगते हैं और दूर रह रहकर उसे घृणा करने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ एक दिन उनके घर के दरवाजे पर एक कबाड़ा खरीदने वाला आता है। वह जोर से आवाज लगा रहा था तो बलराम जी का पोता एकदम घर से बाहर निकलता है और बाहर निकालने के बाद उस कबाड़े वाले से कहने लगता है कि क्या तुम मेरे दादाजी को अपने साथ ले जा सकते हो। अब इस बात को सुनकर जो कबाड़ी वाला होता है वह हंसते हुए उसे कह देता है कि हाँ बेटा, अगर तुम चाहते हो अपने दादाजी को बेचना तो मैं भी उसे अपने साथ ले जा सकता हूँ। अब ये बात जैसे ही बलराम जी के बड़े बेटे को पता चलती है तो वह एकदम झट से बाहर जाता है और कहने लगता है, क्या सच में तुम हमारे पिताजी को अपने साथ ले जाओगे। इस बात को सुनकर जो कबाड़ी वाला होता है वह थोड़ी देर तक आश्चर्य में पड़ जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद कहता है कि सच में अगर तुम अपने पिता को बेचना चाहते हो तो मैं तुम्हारे पिता को अपने साथ ले जा सकता हूँ। इसके बाद जो बलराम का बेटा होता है वो उसे मोल भाव करने लगता है, उसको अपने पिता को दिखाता है और कहता है कि यह है हमारा पिता, तुम इसे कितने पैसे में ले जा सकते हो। तो कबाड़ी वाला कहता है कि पिता तुम्हारा है तो तुम ही इसका मोल बताओ, और जिस मोल को तुम बता दोगे वही मोल में चुका दूंगा। उसके बाद जो बलराम का बेटा है वह कहता है कि अगर तुम्हें हमारे पिता को खरीदना है तो तुम्हें 30,000 रुपए देने पड़ेंगे। इसके बाद जो कबाड़ी वाला होता है उसके पिता को 30,000 रुपए में खरीदने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो उसे एक दिन की मोहलत देता है। कहता है कि मैं एक दिन का टाइम तुम्हें दे रहा हूँ, एक दिन तक तुम अच्छी तरह से सोच समझ कर मुझे बता देना और कल मैं इसी टाइम पर यहाँ पर आऊंगा। उसे टाइम पर तुम मुझे बता देना कि तुम्हें अपने पिताजी को बेचना है या नहीं बेचना। ऐसा कहकर वह कबाड़ी वाला वहां से चला जाता है। वह अपने सभी छोटे भाइयों को बुलाकर, अपने पूरे परिवार को बुलाकर आपस में इस बात के लिए विचार विमर्श करने लगता है। कहता है कि पिताजी को खरीदने के लिए बोल रहा है, तो उसके बाद उसके सभी भाई इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं और पूरा परिवार इस बात से सहमत हो जाता है। इसके बाद दूसरा दिन होता है और दूसरे दिन में कबाड़ी वाला फिर से अपने रिक्शा को लेकर वहां पर आ जाता है और वहां जाकर उन लोगों से पूछने लगता है कि तुम लोगों ने किस तरह का फैसला किया है, क्या तुम अपने पिता को बेचना चाहते हो या नहीं। उसके बाद जो बलराम जी के बेटे थे वो उससे कह देते हैं कि हाँ, हम अपने पिता को बेचना चाहते हैं और तुम बेशक से इसको अपने साथ ले जा सकते हो। जो कबाड़ी वाला होता है वह 30,000 रुपए आज अपने साथ लेकर आया था और उन पैसों को बलराम जी के बेटों के हाथों में थमा देता है और कहता है कि आज से यह मेरे पिता है और तुम्हारा इन पर कोई भी अधिकार नहीं है। इसके बाद जो बलराम जी के बेटे होते हैं वहां पैसों को गिनते हैं और बड़े ही खुश होते हैं। कहते हैं कि हाँ, ले जाओ बूढ़े को, इसका कोई भी काम अब यहाँ पर नहीं बचा है। इसके बाद जो बलराम जी होते हैं वो अपनी खाट में बैठे बैठे इन सभी बातों को देख रहे थे। इन बातों को सोच सोच कर उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन फिर जो बलराम जी होते हैं वह कांपते कांपते अपनी खाट से उठते हैं और अपना थोड़ा बहुत सामान लेकर उस कबाड़ी वाले के साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही वह बुजुर्ग व्यक्ति कबाड़ी वाले के पास जाता है तो कबाड़ी वाला उनको बाबा कहता है और
बाबा कहकर उन्हें अपने रिक्शा में बिठाने लगता है। वह कबाड़ी वाले के रिक्शे में बैठ जाते हैं और कबाड़ा वाला अपना रिक्शा लेकर वहां से चला जाता है। अब जैसे ही कबाड़ा वाला अपने घर पहुंचता है तो घर पर उसकी पत्नी थी और वह अपने दरवाजे से ही अपनी पत्नी को आवाज लगाता है और बताता है कि मैं बाबूजी को ले आया हूँ। उसके बाद जो उसकी पत्नी होती है एकदम से बाहर आती है हर्षोल्लास में भरी हुई और उतरने के बाद घर के अंदर ले जाती है। वहां पर एक अच्छा सा बिस्तर उसने उसके लिए तैयार कर रखा था। उसे बिस्तर पर ले जाकर बलराम जी को बिठा देता है। अब इन सभी चीजों को देखकर बलराम जी आश्चर्य में पड़े हुए हैं कि आखिर यह उसके साथ हो क्या रहा है। उसका नाम था मुकेश। मुकेश ने पहले ही अपनी पत्नी को बता दिया था कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को उसके 4 बेटे बेचने के लिए कह रहे हैं और मैं उनसे कल के लिए बोल दिया है। अब इसके बाद जो मुकेश होता है और उसकी पत्नी होती है वह अच्छा सा खाना बनाते हैं और खाना बनाने के बाद बलराम जी को खिलाने लगते हैं। अब बलराम जी के सामने काफी दिनों बाद करो ताजा खाना मिला था और इस खाने को खाते हुए बलराम जी की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। तो इसके बाद जो मुकेश होता है वह उन आंसुओं को पोंछता है और कहता है कि बाबा आज से आप चिंता मत करो, मेरे कोई पिता नहीं है और मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ और आज से आप मेरे पिता हो और मैं आपका बेटा हूँ। ऐसा कहकर वो उन आंसू को पोंछता है और अपने बाबा को खाना खिलाता है। इसके बाद जो मुकेश होता है वो उसको अच्छी तरह से नहलाता धुलाता है, अच्छे कपड़े पहनाता है और घर के अंदर बड़ी अच्छी तरह से रखा करता है। अब जो बलराम जी है वह इस बात को देखकर बड़े ही हैरान है हो रहे हैं कि जिन बेटों को मैंने इतनी सारी प्रॉपर्टी दे धन दौलत दी उन बेटों ने तो मुझे बेच दिया और यह बेटा पैसे देकर मुझे खरीद कर लाया है और अपने साथ इतनी अच्छी तरह से रखा है कि मेरे सगे बेटे ने भी कभी मेरे इतनी अच्छी तरह से ख्याल नहीं रख पाए। अब कुछ दिनों बाद उसे गांव में, जिस गांव में बलराम जी रहा करते हैं, वहां पर एक मेला लगता है। तो उसे मेले के लिए मुकेश बलराम जी को तैयार करता है और कहता है कि बाबा आज हम मेला देखने के लिए जाएंगे। अब इसके बाद बलराम जी मुकेश के साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं और मेले के अंदर घूमने लगता है। मेले के अंदर घूमते हुए जो बाबा थे वह एक झूले की तरफ देखने लगते हैं। अब जैसे ही मुकेश देखा है कि बाबा झूले की तरफ देख रहे हैं तो उनसे पूछने लगता है कि बाबा क्या आपको झूलना है, लेकिन जो बलराम जी थे वह मना कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं बेटा अब मेरी उम्र ज्यादा हो चली है। लेकिन जो मुकेश होता वह उनकी भावनाओं को समझ चुका था और इसके बाद उनसे कहने लगता है कि बाबा चलो झूलेगे, अगर आप झूलेगे तो मैं भी आपके साथ झूल लूंगा। इसके बाद जो बलराम जी है वह भी उस झूले में झूलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मुकेश 2 टिकट लेता है, एक अपने लिए एक बलराम जी के लिए और दोनों जन उसे झूले में झूलने लगते हैं। झूला झूलने के बाद वह वापस से बलराम जी को लेकर अपने घर आ जाता है और घर आने के बाद अपनी पत्नी से अपने बाबा के लिए खाना बनाने के लिए कहने लगता है। लेकिन तभी बलराम उसे मना करता है कि बेटा मेले में काफी कुछ हमने खा लिया है तो अभी मुझे भूख नहीं है, अभी तुम खाना बना कर करोगे ही क्या। लेकिन जो मुकेश होता है वह उनसे जिद करता है, कहता है कि बाबूजी आप थोड़ा सा ही खा लीजिए, लेकिन आप खा लीजिए, अगर आप खाओगे नहीं तो हमें तसल्ली नहीं होगी। उसके बाद वह अपनी पत्नी से खाना बनवाता है और थोड़ा सा खाना बलराम जी को खिलाने लगता है अपने हाथों से। अब ये बात देखकर बलराम जी की आंखों से आंसू आ जाते हैं और इस बार वह अपने आप को नहीं रोक पाए यह बात पूछने के लिए कि आखिर उसने ऐसा क्या देखा उसने जो उसकी इतनी अच्छी
तरह से सेव कर रहा है तो वह मुकेश से पूछने लगते हैं कि बेटा अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। इस बात को सुनकर मुकेश कहता है कि बाबा आप जो चाहे मुझसे पूछ सकते हो, आखिर मैं आपका बेटा हूँ। उसके बाद बलराम जी पूछते हैं कि बेटा मैंने तो तुम्हें कुछ दिया भी नहीं है, ना ही मेरे पास कुछ धन दौलत है, फिर तुम मुझे अपने साथ इस तरह से क्यों ले आए। उसके बाद जो मुकेश होता है इस बात को सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगता है। अब जैसे बलराम जी मुकेश की आंखों में आंसू देखे हैं तो उसको चुप करने लगते हैं। कहते हैं कि बेटा अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना, मैं अगर तुमसे कुछ गलत पूछ लिया हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन तभी जो मुकेश होता है उनसे कहने लगता है कि बाबा इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपकी इस बात को सुनकर मुझे मेरे पुराने दिन याद आ गए। 10 साल पहले मेरे पिता थे और उसे टाइम पर मैं बेहद ही शराब पिया करता था और शराब पीकर इधर उधर घूमा करता था। अपने पिता की मैं इकलौता संतान था और अपने बेटे को इस तरह से शराब पीकर इधर उधर घूमते हुए देखकर मेरे पिता बड़ी ही परेशान रहा करते थे और इसी परेशानी के चलते एक दिन उनको हार्ट अटैक आया और वह भी मेरी वजह से। मैं ज्यादा इधर उधर शराब पिया करता हूँ तो उसके बाद मैं शराब पीना छोड़ दिया और बार बार यह बात मुझको परेशान किया करती कि मेरे पिता की मौत मेरी वजह से हुई है। अगर मैं शराब नहीं पीता, अच्छे से उनके साथ रहा करता तो आज भी मेरे पिता जिंदा होते। लेकिन जब जैसे ही आपके बेटे ने आपको बेचने के लिए मुझसे कहा तो मैं बात कह दी कि मुझे पिता का प्यार मिल जाएगा और इन लोगों को अपने पिता से आजादी मिल जाएगी। इसी वजह से मैं आपको खरीद कर ले आया हूँ और आपकी सेवा कर रहा हूँ। अब इस बात को सुनकर बलराम जी बड़े ही भावुक हो जाते हैं और एकदम से मुकेश को अपने गले से लगा लेते हैं। कुछ दिनों बाद जो बलराम जी के 4 बेटे थे उनके पास एक व्यक्ति आता है। उसके बाद वह व्यक्ति उन बच्चों को बताता है कि तुम्हारे पिता की 2 एकड़ जमीन है और उसे 2 एकड़ जमीन में कोई फैक्ट्री लगाना चाहता है और इसी वजह से उसे जमीन को अच्छे दामों में खरीदना चाहता है। तो तुम्हारे पिताजी की जो जमीन है उसको अगर आप हमको बेचोगे तो आपको ढेर सारा पैसा मिलेगा। अब इस बात को जैसे ही चारों बेटे सुनते हैं तो उनको इस बात से आश्चर्य होता है, क्योंकि इस जमीन का जिक्र उनके पिता ने कभी भी उन लोगों से नहीं किया था और यह कौन सी जमीन थी। लेकिन वह व्यक्ति उनको कागजात दिखाता है और दिखाने के बाद उन लोगों को समझ में यह आ जाता है कि सच में पिताजी ने 2 एकड़ जमीन कहीं पर खरीद रखी है। और उसके बाद वह फैसला करते हैं कि हम अपने पिता को ढूंढेंगे और पिताजी के नाम से इस जमीन को भी अपने नाम कर लेंगे। ऐसा सोचकर वह बलराम जी को ढूंढने के लिए इधर उधर घूमते हैं तो एक व्यक्ति उन्हें बता देता है बलराम जी का पता, उस कबाड़ी वाले मुकेश का पता जो उनको खरीद कर ले गया था। उसके बाद वह पूरा परिवार एक गाड़ी में बैठकर वहां पर पहुंच जाता है और वहां जाने के बाद अपने पिता को आवाज लगाने लगता है। अभी तक जो मुकेश था वह घर के अंदर ही था। अब जैसे ही वह आवाज सुनता है तो एकदम से बाहर आता है और बाहर आने के बाद जैसे ही देखता है कि उनके बेटे आए हैं तो उसके बाद वह उन्हें बड़े ही आदर सम्मान से घर के अंदर ले जाता है और बलराम जी के पास जाकर बैठा देता है। अब बलराम जी उनसे पूछते हैं कि हाँ बेटे, तुम किस वजह से यहाँ पर आए हो। तो उसके बाद जो उनका बड़ा बेटा होता है उसे कहने लगता है कि पिताजी, आपके नाम की 2 एकड़ जमीन कोई व्यक्ति हमें बता रहा था जिसके अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं। अब इस बात को सुनकर बलराम जी भी थोड़े से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इस जमीन के बारे में वह काफी दिनों पहले भूल
चुके थे। यह जमीन उसकी पत्नी के पिता ने उनको दहेज में दी थी और उनके नाम करवा दी थी, लेकिन बलराम जी ने जमीन को लेने से मना कर दिया था और कह दिया था कि इस जमीन को आप ही रखोगे और आप ही इस पर खेती बाड़ी करोगे, मैं इस जमीन को बिल्कुल भी नहीं ले सकता। अब जैसे ही बलराम जी को याद आता है कि हाँ 2 एकड़ जमीन है, तो उसके बाद वह अपने बेटों से कहता है कि हाँ है तो सही, और वह जमीन मुझे दहेज में मिली थी। अब इसके बाद वह कहने लगते हैं उसे जमीन के अच्छे खासे दाम मिल रहे हैं, तो आप उसे जमीन को हमारे नाम करवा दीजिए। तो बलराम जी एकदम से उनको दूर करने लगते हैं, कहते हैं कि तुमको मैंने इतनी सारी जमीन दे दी और उसके बाद भी तुम उस छोटी सी जमीन के लिए पीछे पड़ रहे हो, और हाँ अब मैं तुम लोगों को अपनी 1 फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। मैंने तुमको बड़े ही नाजों से पाल पोस कर बड़ा किया था, इस दिन को देखने के लिए कि तुम अपने पिता को किसी दूसरे को बेच दो। तुम्हें इन बातों की अकल जब आएगी जब तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे। ऐसा कहकर वह मुकेश को आवाज लगाता है और कहता है कि बेटा इन लोगों को बाहर निकाल दो, मैं उनकी शक्ल देखना तक भी पसंद नहीं करता। इसके बाद जो मुकेश होता है उन लोगों से कह देता है कि अब मेरे पिता ने बोल दिया है और आप लोग इस घर से वापस चले जाओ। ऐसा कहकर वह उनको धक्के मारकर वहां से बाहर निकाल देता है और वह लोग अपना चेहरा लटकाकर वहां से चले जाते हैं। अब जो बलराम जी है वह मुकेश से कहते हैं कि बेटा अब हमें तहसील चलना है, मैं जमीन को तुम्हारा नाम करवाना चाहता हूँ। अब जो मुकेश होता है वह पहले तो मना करता है कि बाबूजी कोई बात नहीं, आप ऐसा कीजिए उनके ही नाम कर दो, लेकिन जो बलराम जी होते हैं वह इस बात की जिद लगा देते हैं और उसके बाद मुकेश को लेकर तहसील चले जाते हैं और उस जमीन को मुकेश के नाम कर देते हैं। अब जैसे ही जमीन मुकेश के नाम हो गई थी तो ये बात उस व्यक्ति को भी पता चल जाती है जो वहां पर फैक्ट्री लगाना चाहता था। उसके बाद वह व्यक्ति मुकेश के पास आता है और उसे जमीन को बेचने के लिए पूछने लगता है। अब मुकेश इस बात के लिए अपने पिता से पूछने लगता है कि पिताजी अगर आप कहो तो मैं उसे जमीन को बेच दूं, अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं उसे जमीन को बेचकर, यहाँ पर ढेर सारी जमीन हमारे पास हो जाएगी और अच्छा सा घर भी हम बना लेंगे। इसके बाद जो बलराम जी हैं वो खुशी खुशी उसे हाँ कह देते और कहते है तू ही मेरा असली बेटा है। उसके बाद जो मुकेश होता है उसे जमीन को बेच देता है, उससे ढेर सारे रुपए पैसे आते हैं और उन पैसों से वह अपने ही गांव में काफी सारी जमीन खरीद लेता है और उसके बाद एक अच्छा सा घर भी बना लेता है, जिस घर के अंदर वह सभी लोग हंसी खुशी रहा करते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी 4 बेटों की जिन्होंने अपने पिता को एक कबाड़ी वाले को बेच दिया था। अब क्या कहना चाहते हो मुकेश के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो बलराम जी के बारे में, और आप क्या कहना चाहते हो उनके 4 बेटों के बारे में? आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।